आज का हमारा पूरा एक्सप्लेनर इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करेगा जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत क्रूशल है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के सेशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम प्राकृतिक आपदाओं की डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे, जियोलॉजिकल और मौसम संबंधी एक्सट्रीम्स को समझेंगे और फिर सीधा चलेंगे इंडिया की हाई पावर्ड कमिटी और उनकी 5 कैटेगरीज पर, जो कि एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इस रॉ नेचुरल केओस को एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट 1 पर, डिफाइनिंग नेचुरल हैजर्ड्स। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट या मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज बनाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में ये आपदाएं हैं क्या। बड़ी सिंपल सी बात है, नेचुरल हैजर्ड्स को हम कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मुख्य रूप से जियोफिजिकल, जिसके अंदर जियोलॉजिकल और मीटेरोलॉजिकल इवेंट्स दोनों आ जाते हैं, और दूसरा है बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी-कभी ये अलग-अलग फैक्टर्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जैसे कि बाढ़ आना या जंगल की आग। ये किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई फैक्टर्स के एक कॉम्प्लेक्स मिक्स से पैदा होते हैं। अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए, जियोलॉजिकल और मीटेरोलॉजिकल आपदाओं के बीच एक बहुत ही बेसिक और क्लियर डिफरेंस है। जियोलॉजिकल हैजर्ड्स सीधे धरती के अंदर के फिजिकल प्रोसेस से ड्रिवन होते हैं, जैसे एवलांच, भूकंप या तटीय कटाव। वहीं दूसरी तरफ मीटेरोलॉजिकल हैजर्ड्स पूरी तरह से एटमॉस्फेयर और मौसम की कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं, जैसे चक्रवाती तूफान, बर्फानी तूफान या भयानक सूखा। आसान शब्दों में कहें तो एक धरती की गहराइयों से जन्म लेता है और दूसरा आसमान से। इस डिफरेंस को समझने के बाद आइए अपने सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी के जियोलॉजिकल हैजार्ड्स। धरती के अंदर की ये फिजिकल मूवमेंट बाहर आकर कितना मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकती है, अब हम इसे देखेंगे। स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 90%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक शॉकिंग फैक्ट है कि दुनिया के 90% भूकंप केवल एक ही जोन में आते हैं, जिसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये 40,000 किलोमीटर लंबा एक ऐसा एरिया है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स की विनाशकारी ताकत पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड है। अब जरा सुनामी के टाइमलाइन को देखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे तो हम सुनामी को बस पानी की एक विनाशकारी लहर वाली कैटेगरी में रख देते हैं, लेकिन इसके पीछे के ट्रिगर्स कितने अलग अलग हो सकते हैं। एंशिएंट एरा में सेंटोरिनी में एक वॉल्केनिक एरप्शन से सुनामी आई। 1958 में अलास्का की लिटवा बे में एक बड़े लैंडस्लाइड ने इसे ट्रिगर किया। फिर 2004 का अंडरसी अर्थक्वेक और 2011 का फुकुशिमा इवेंट देखिए। सुनामी की फिनोमेनॉन है, लेकिन उसके पीछे के जियोलॉजिकल कारण बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि जियोलॉजिकल थ्रेट का स्केल कितना बड़ा हो सकता है। जरा इस कोट को पढ़िए। करीब 70 से 75 हजार साल पहले लेक टोबा में एक सुपर वॉल्केनिक इवेंट हुआ था। उसने इंसानी आबादी को घटाकर केवल 10,000 या शायद सिर्फ 1,000 ब्रीडिंग पेयर्स तक सीमित कर दिया था। इस एक इवेंट ने ह्यूमन इवोल्यूशन में एक बड़ा बॉटलनेक क्रिएट कर दिया। इमेजिन कीजिए, एक मेगा कोलोसल ज्वालामुखी विस्फोट जिसमें 1,000 क्यूबिक किलोमीटर से ज्यादा मटेरियल बाहर निकलता है। यह सिर्फ एक आपदा नहीं, पूरी प्रजाति के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जमीन के नीचे की बात हो गई, तो चलिए अब नजर डालते हैं आसमान की तरफ। सेक्शन 3, मीटेरोलॉजिकल एक्सट्रीम्स। एटमॉस्फेयर में होने वाली ये अफरा तफरी कैसे भयंकर आपदाओं को जन्म देती है, चलिए समझते हैं। हरिकेन, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टाइफून, अक्सर इनमें कंफ्यूजन होता है ना, लेकिन साइंटिफिकली ये तीनों बिल्कुल एक ही मीटेरोलॉजिकल फिनोमेनॉन है। ये सब समुद्र के इवेपोरेटेड पानी के विशाल घूमते हुए तूफान हैं। बस ज्योग्राफी के हिसाब से इनके नाम बदल जाते हैं। अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक में इसे हरिकेन कहते हैं, इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन और वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफून। लेकिन एक घूमते हुए समुद्री तूफान को ऑफिशियली हरिकेन डिक्लेयर कब किया जाता है, उसका एक एग्जैक्ट साइंटिफिक थ्रेशोल्ड है। 74 मील प्रति घंटे, यानी करीब 119 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की स्पीड। कोरियोलिस इफेक्ट के कारण जब ये तूफान गोल गोल घूमता है और 74 एमपीएच का मार्क क्रॉस करता है, तब ये एक ऑफिशियल हरिकेन बन जाता है। अब इस 74 एमपीएच की स्पीड की तुलना जरा टॉर्नेडो यानी बवंडर से करके देखिए। टॉर्नेडो हवा के वायलेंट और रोटेटिंग कॉलम्स होते हैं, जिनकी स्पीड 50 एमपीएच से शुरू होकर 300 एमपीएच तक जा सकती है। ये एकदम शॉकिंग है। ये सुपर सेल से बनते हैं और इनकी पूरी ताकत एक छोटी सी जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। और हाँ, अगर यही टॉर्नेडो ट्रॉपिकल पानी के ऊपर बन जाए तो उसे वाटर स्पाउट कहा जाता है।
साइंस की इस अनकंट्रोल्ड पावर को समझने के बाद अब हम अपने एग्जाम के नजरिए से सबसे क्रूशियल पार्ट पर आते हैं। सेक्शन 4, इंडिया की हाई पावर्ड कमेटी। प्रशासन इस नेचुरल कियोस को कैसे ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है, चलिए देखते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, अगस्त 1999 में भारत में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल कदम उठाया गया। चेयरमैन जेसी पंत के अंडर एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन हुआ। भारत के इतिहास में ये पहली बार था जब नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टमैटिक और होलिस्टिक मॉडल प्लान तैयार करने की कोशिश की गई थी। और इस कमेटी ने आपदाओं का क्या फ्रेमवर्क बनाया, यही हमारा आखिरी सेक्शन है, HPC की 5 श्रेणियां। कमेटी ने जब स्टडी किया तो पाया कि 30 अलग अलग तरह के डिस्टिंक्ट डिजास्टर्स का खतरा बना रहता है। अब 30 तरह की आपदाओं को बिना किसी लॉजिकल सिस्टम के मैनेज करना तो इम्पॉसिबल है। उन्हें एडमिनिस्टर करने के लिए एक क्लियर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत थी। और तब इन 30 आपदाओं को 5 मुख्य कैटेगरीज में बांट दिया गया। इस टेबल को ध्यान से देखिए। पहली है वाटर एंड क्लाइमेट, जिसमें बाढ़, चक्रवात, सूखा और हीट वेव आते हैं। दूसरी जियोलॉजिकल, जहां भूकंप और लैंडस्लाइड्स जैसी घटनाएं रखी गईं। तीसरी बायोलॉजिकल, जिसमें एपिडेमिक्स और पेस्ट अटैक्स हैं। चौथी एक्सीडेंटल, इसमें जंगल की आग, नाव पलटना और बम विस्फोट शामिल हैं। और आखिरी है केमिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर्स। आप देख सकते हैं कि सूखे से लेकर एक नाव के पलटने तक कितने अलग अलग इवेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लिए कितनी सफाई से कैटेगराइज किया गया है। तो अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमारे सामने एक बहुत बड़ा और विचार करने वाला सवाल खड़ा करता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग आने वाले समय में और भी ज्यादा एक्सट्रीम वेदर और सूखा लाने वाली है, तो कल के उस अनप्रेडिक्टेबल केओस को मैनेज करने के लिए हमारी इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज को कैसे इवॉल्व होना पड़ेगा। प्रकृति लगातार बदल रही है, तो क्या हमारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर उसके लिए पूरी तरह तैयार है? ये सोचने वाली बात है। आज के इस सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है आपके UGC नेट के कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हुए होंगे। कीप लर्निंग।